हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक। लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम 5 और 6 दिसंबर 2020 से संबंधित करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। अब करंट अफेयर के साथ ही साथ मैं आप सभी को प्रोवाइड करा रहा हूँ करंट इशू से रिलेटेड शॉर्ट वीडियो को। उसी क्रम में 2 वीडियो अपलोड किया जा चुका है जिसे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। गीतांजलि राव के बारे में, जो कि पहली किड है जिसे टाइम मैगजीन ने अपने कवर पेज पर जगह दी, और साथ ही साथ जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको पूरा 360 डिग्री कवर किया गया है उस वीडियो में, जो कि अपलोड किया जा चुका है लर्निंग बुक पे। तो आप प्ले लिस्ट में जाओ, उन वीडियोस को देखो, जो कि आपके एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चंस को कवर किया जा रहा है इन शॉर्ट वीडियो में भी। और पूर्णिमा मैम के द्वारा एनसीईआरटी की क्लासेस चलाई जा रही हैं, साथ ही साथ मॉर्निंग टाइम में द हिंदू न्यूज़पेपर की वोकैब की क्लास चल रही है। तो जो भी स्टूडेंट किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है जिसमें जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके लिए वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। क्योंकि देखो, जीके के जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। अब वो आप स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप यूपीएससी से रिलेटेड तैयारियाँ कर रहे हो, तो सबके लिए एनसीईआरटी एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक होती है। तो उसको पूर्णिमा मैम के द्वारा क्लास 6 to 12 तक की एनसीईआरटी को कवर किया जा रहा है। और इंग्लिश सेक्शन में वोकैब पूछा जाता है। आप किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो वोकैब अगर इंग्लिश आता है तो उसमें वोकैबलरी पूछी जाती है, और वो वोकैबलरी द हिंदू न्यूज़पेपर से ही होती है। तो पूर्णिमा मैम मॉर्निंग टाइम में डेली आपको 10 वर्ड्स का वोकैब कराती हैं, जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से रिलेटेड होता है। तो आप इन सारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को चैनल के बारे में बताएं। और जो नए व्यूअर्स आज चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे जो भी नई वीडियोस चैनल पे अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। आइए फिर शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 8वीं से 12वीं तक के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा करी है? हरियाणा गवर्नमेंट ने 8वीं से 12वीं तक की छात्रों की पढ़ाई के लिए मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखो, अभी क्या है कि कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है, तो उसमें लॉकडाउन तो ओपन कर दिया गया है, लेकिन स्कूल अभी भी नहीं ओपन किए जा रहे हैं। और क्योंकि जहाँ पे स्कूल ओपन किए गए वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में कोविड-19 के पेशेंट की संख्या बढ़ गई, मतलब संक्रमण हो गया और अधिक पेशेंट निकलने लगे स्कूलों से। तो फिर से गवर्नमेंट ने स्कूलों को बंद कर दिया है राज्य सरकारों द्वारा, क्योंकि केंद्र सरकार ने पूरा राज्य सरकार के ऊपर दायित्व दे दिया था कि आप अपने वहाँ की कंडीशन के अनुसार स्कूल खोल सकते हो। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने भी अपने स्कूलों को बंद कर दिया जो 12वीं तक की है, लेकिन 8वीं से 12वीं तक की छात्रों के लिए पढ़ाई भी ज़रूरी होती है। इसीलिए हरियाणा सरकार ने उनको टैबलेट देने की घोषणा की है, जो कि मुफ्त प्रदान किया जाएगा, जिससे छात्र अपनी ऑनलाइन पढ़ाई को जारी रख सके। हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन के दौरान जियो टीवी के साथ समझौता किया था छात्रों की पढ़ाई सुचारू रूप से चले इसके लिए। किस सरकार ने किस के साथ समझौता किया था लॉकडाउन के दौरान? मैं पूरा रिपीट कर रहा हूँ, उसे आप नोट डाउन करोगे। हरियाणा गवर्नमेंट ने जियो टीवी के साथ समझौता किया था छात्रों की पढ़ाई के लिए, और झारखंड और जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने रीजनल जो चैनल होते हैं वहाँ के दूरदर्शन के, उसके साथ समझौता किया था छात्रों की पढ़ाई के लिए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने डीडी नेशनल के साथ तो समझौता किया ही था, साथ ही साथ यूट्यूब पर अलाउ किया था कि आप यूट्यूब से वीडियो अपलोड करके छात्रों को भेज सकते हो। और दीक्षा पोर्टल पे उत्तर प्रदेश सरकार ने सारी बुक को ऑनलाइन कर दिया है। उत्तर प्रदेश बोर्ड की, यूपी बोर्ड की सभी बुकों को ऑनलाइन कर दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए भी यूपी गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है छात्रों को। और मध्य प्रदेश सरकार ने भी दूरदर्शन के साथ समझौता किया है ताकि छात्रों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके इस कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान भी। अभी लॉकडाउन तो नहीं है, लेकिन स्कूल और कॉलेजेस अभी भी खुले नहीं हैं पूर्णतः। उसी क्रम में अलग अलग सरकारें अलग अलग तरीके से छात्रों तक पढ़ाई का माध्यम बन रही हैं कि वो कैसे छात्रों की पढ़ाई को जारी रखा जा सके इस महामारी के दौरान। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की कैबिनेट ने जात आधारित नामों वाले सभी आवासीय कॉलोनियों का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? देखो, है क्या कि आपने सुना होगा कि कई सारी कॉलोनियों का नाम जात के आधार पे होता है, जैसे क्षत्रिय कॉलोनी,
तो उसी तरीके से महाराष्ट्र में है ब्राह्मणवाड़ा, क्षत्रियवाड़ा और ढोर बस्ती, माली गली, महरवाड़ा। तो ये क्या, ब्राह्मणवाड़ा में ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण रहते हैं, लेकिन ये जाति सूचक कॉलोनियों के नाम से पहले से ये नाम चले आ रहे हैं। तो क्या है कि महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी जिसमें इन सभी नामों को बदल दिया जाएगा जिसमें कोई जाति सूचक शब्द है। जैसे ब्राह्मणवाड़ा का नाम बदल उठेगा, क्षत्रियवाड़ा का नाम बदल उठेगा, महरवाड़ा का नाम बदल उठेगा, ढोर बस्ती का नाम बदल उठेगा, माली गली का नाम बदल दिया जाएगा। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद तो नाम क्या रखा जाएगा, समता नगर, भीम नगर, ज्योति नगर, शाहू नगर। गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि सामाजिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता को बल मिलेगा सरकार के इस काम से। और जाति सूचक शब्दों वाले जो भी नाम हैं उनको बदलने के लिए महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने आपको क्वेश्चन कराया था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक महा आवास योजना चलाई है जिसके तहत ग्रामीण इलाकों में 100 दिनों में लगभग 9 लाख लोगों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा, जो कि इसके लिए पात्र होंगे। जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उनके लिए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये योजना है, महा आवास योजना, जिसमें ग्रामीण इलाकों में 100 दिनों के अंदर 9 लाख लोगों को आवास बना के प्रोवाइड कराया जाएगा। मतलब एक साथ कई सारे आवास बनाए जाएंगे। 100 दिनों में 9 लाख आवास बनाने का मतलब पूरे राज्य में एक साथ 9 लाख बनाना शुरू कर दिया जाएगा। तो लगभग वो कुछ दिनों में तैयार हो जाएगा। फिर इन जो पात्र होंगे उनको इसके तहत आवास को प्रदान किया जाएगा। महा आवास योजना ये भी महाराष्ट्र सरकार की योजना है। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आईटी उद्योग के जनक के रूप में किसे जाना जाता था जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। देखो FC कोहली, इनका पूरा नाम है फ़कीर चंद कोहली। 97 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। इन्हें भारतीय आईटी उद्योग के जनक के रूप में जाना जाता है। ये TCS कंपनी के पहले CEO थे और इसी वजह से टाटा कंसल्टिंग सर्विस, आप जानते हो, ये जो IBPS का एग्ज़ाम देते हैं उन्हें पता होगा कि ये IBPS का एग्ज़ाम भी यही कंपनी कंडक्ट कराती है। और फ़कीर चंद कोहली जी को 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था क्योंकि उन्होंने भारतीय आईटी उद्योग के लिए काफ़ी कुछ काम किया था। और IBM कंपनी जो है अमेरिका की, उसे भारत में लाने पे फ़कीर चंद कोहली जी का बहुत बड़ा हाथ था। और 97 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इन्हीं को भारतीय आईटी उद्योग जनक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। FC कोहली, पूरा नाम है फ़कीर चंद कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी हर साल रूस के स्पुतनिक V कोविड-19 वैक्सीन के 100 मिलियन से अधिक खुराक का निर्माण करेगी। भारत की एक कंपनी है जिसका नाम है हेटेरो। ऑप्शन सी हेटेरो ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। इसने स्पुतनिक V कोविड-19 की वैक्सीन जो कि रशिया द्वारा बनाई गई है, हालांकि इस वैक्सीन को अभी WHO द्वारा मान्यता नहीं दी गई है, फिर भी रशिया गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अपने वहाँ जो रशिया की जनता है उसको इस वैक्सीन से वैक्सीनेशन शुरू कर दिया है और इसका अच्छा रिस्पांस देखा जा रहा है रशिया में। फिर भी WHO बोलता है कि ये वैक्सीन पूरी तरीके से जो मानक है उससे गुजारी नहीं गई है, पूरे फुली टेस्टेड वैक्सीन नहीं है, इसलिए WHO ने इसे मान्यता नहीं दी है। इसके बावजूद भी रशियन गवर्नमेंट इसे अपनी पब्लिक को इसी वैक्सीन से, स्पुतनिक V से ही वैक्सीनेशन किया जा रहा है और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अब क्या है कि भारत की कंपनी हेटेरो, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, उसने एक कंपनी है रशिया की RDIF फार्मा, उससे समझौता किया है। रशिया की जो कंपनी है RDIF फार्मा कंपनी रशिया की, ये अभी स्पुतनिक V कोविड-19 की वैक्सीन को तैयार कर रही है। अब RDIF फार्मा कंपनी रशिया की जो है, इसने भारत की हेटेरो कंपनी के साथ समझौता किया है कि वो हर साल 100 मिलियन खुराक तैयार करेगी। किसका? स्पुतनिक V कोविड-19 वैक्सीन का। और हेटेरो कंपनी जो है ये भारत की कंपनी है और ये भारत के लोगों के लिए जेनरिक मेडिसिन बनाने का कार्य करती है, यानी कि सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने का कार्य करती है। और लेकिन ये एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स बनाने की पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी भी है हेटेरो। और इसी ने समझौता किया है RDIF फार्मा कंपनी के साथ, जो कि रशिया के है।
ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने सरकारी योजनाओं के वितरण के लिए द्वारे सरकार कार्यक्रम की शुरुआत की है? द्वारे सरकार कार्यक्रम की शुरुआत की गई है पश्चिम बंगाल के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखो, पश्चिम बंगाल में अप्रैल 2021 में इलेक्शन है, जिसके मद्देनज़र गवर्नमेंट डोर स्टेप डिलीवरी करना चाह रही है। पर्टिकुलर प्रॉपर जो भी योजनाएं चलाई गई हैं सरकार के द्वारा, उसी का नाम है द्वारे सरकार। इस योजना के तहत जो सरकारी योजनाएं हैं लोगों तक, वो घरों तक पहुंचाई जाएंगी पश्चिम बंगाल के सरकार द्वारा। और 11 स्कीम मेन है इसमें, पूरी 11 योजनाओं को द्वारे सरकार में सम्मिलित किया गया है। और घर घर पे जाके कर्मचारी लोग इस योजना के बारे में लोगों को बताएंगे, और जो इस योजना से जुड़े नहीं हैं उनको जोड़ने का काम भी किया जाएगा। इसमें जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसमें बंधु प्रकल्प योजना है, जिसमें जो SC कैटेगरी का है और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है उसे 1000 रुपये पेंशन का प्रावधान है। साथ राशन कार्ड में कोई नाम जुड़वाना है या फिर कोई नाम आपको बदलवाना है, कोई करेक्शन कराना है, तो वो उसके लिए भी इस स्कीम के तहत द्वारे सरकार के तहत कर्मचारी घरों पर जाके राशन कार्ड में नाम जोड़ेंगे, या फिर कोई अगर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है तो उसे सही करेंगे। और तपिस समुदाय योजना में क्या है कि ST के लिए 800 रुपये पर ईयर का स्कीम है गवर्नमेंट का तापिस समुदाय के लिए, जिसमें 800 रुपये पर साल इनको पेंशन दी जाएगी। वेस्ट बंगाल की सरकार की 2 स्कीमों को पिछले साल यूनाइटेड नेशन द्वारा अवार्ड दिया गया था। एक स्कीम थी उत्कर्ष बांग्ला और दूसरी स्कीम थी साबुज साथी। उत्कर्ष बांग्ला स्कीम थी कि जो नवयुवक हैं वेस्ट बंगाल के, उनको गवर्नमेंट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत स्किलफुल बना रही थी। और साबुज साथी योजना के तहत 11th और 12th की जो छात्राएं थीं उनको बाइस्किल प्रदान किया जा रहा था। यूनाइटेड नेशन की नज़र में ये सबसे अच्छी तरीके से इस योजना को लागू किया गया, और इसीलिए उत्कर्ष बांग्ला और सबुज साथी योजना को पिछले वर्ष यूनाइटेड नेशन द्वारा अवार्डेड दिया गया था। और द्वारे सरकार कार्यक्रम ये पश्चिम बंगाल की सरकार का कार्यक्रम है, जिसके तहत 11 योजनाओं को सरकार प्रत्येक घरों तक पहुंचाएगी द्वारे सरकार कार्यक्रम के साथ। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने वित्त वर्ष 2021 की दूसरी तिमाही में GDP में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की? देखो, वित्तीय वर्ष 2021 मतलब जो वित्तीय वर्ष शुरू हुआ है 1 अप्रैल 2020 से और ख़त्म होगा 31 मार्च 2021 को, इसको वित्तीय वर्ष 2021 कहते हैं। दूसरी तिमाही मतलब इसकी पहली तिमाही होती है 1 अप्रैल से शुरू हुआ तो पहला 3 महीना 1 अप्रैल से लेके जून तक 30 जून तक का जो महीना है वो पहली तिमाही हो गई। और दूसरी तिमाही मतलब जुलाई से लेके सितंबर तक, तो जुलाई से लेके सितंबर तक जो गिरावट दर्ज की गई है वो 7.5% की है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और पहली तिमाही में कितनी गिरावट दर्ज की गई थी? 23.9% की गिरावट दर्ज की गई थी भारत के GDP में पहली तिमाही में, अप्रैल से लेके जून तक, क्योंकि इस दौरान पूरा का पूरा देश लॉकडाउन कंडीशन में था, इसलिए ये गिरावट काफ़ी ज़्यादा थी 23.9%। और पिछले 40 वर्षों में इतनी बड़ी गिरावट कभी भी नहीं दर्ज की गई थी, जो कि पहली तिमाही में दर्ज की गई वित्तीय वर्ष 2021 के अप्रैल से लेके जून 2020 तक 23.9%, और दूसरी तिमाही में 7.5% गिरावट दर्ज की गई है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है, और इस वर्ष की जो थीम थी एड्स दिवस की ये थी एंडिंग द HIV का खात्मा करें, और ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखो, इसी के साथ आप ये याद रखोगे, 1 दिसंबर को HIV दिवस, एड्स दिवस, 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी डे, और 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस। तीनों आप एकदम लाइन से याद कर लो, 1 दिसंबर एड्स दिवस, 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस, और 3 दिसंबर विश्व दिव्यांग दिवस। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में कौन सी कंपनी प्रथम स्थान पर पहुंच गई है? जाहिर सी बात है, इसका आंसर आप सभी कर सकते हो। रिलायंस इंडस्ट्रीज़,
ये मुकेश अंबानी इसके मैनेजरिंग डायरेक्टर हैं, एमडी हैं, और ये फॉर्च्यून इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 500 कंपनियों में पहुंच गई है भारत की। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इसी रिपोर्ट में ये भी बताया गया इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जो कि भारत सरकार की कंपनी है, ये दूसरे स्थान पे है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये भी गवर्नमेंट की कंपनी है, ये तीसरे स्थान पे है। और एसबीआई इसमें चौथे स्थान पर है इस रिपोर्ट के अनुसार, और पाँचवें स्थान पर इस रिपोर्ट में है आईआरसीटीसी, जो कि इंडियन रेलवे की कंपनी है। तो टॉप 5 कंपनी इंडिया की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पहले स्थान पे, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन दूसरे स्थान पर, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन तीसरे स्थान पर, एसबीआई चौथे स्थान पर, और आईआरसीटीसी 5वें स्थान पे। तो पहले स्थान को छोड़ के टॉप 5 में लगातार 4 कंपनियां गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, जो कि फॉर्च्यून इंडिया के अनुसार भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में हैं। और फोर्ब्स इंडिया जो है, देखो फॉर्च्यून इंडिया कोई ऐसी लिस्ट नहीं निकालता है जिसमें रिचेस्ट पर्सन की बात की जाए, लेकिन फोर्ब्स इंडिया ये रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट निकालता है, जिसके अनुसार भारत के सबसे रिच पर्सन भी मुकेश अंबानी ही हैं, जो कि सीईओ हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? मैंने आपको बताया कि इसको याद ऐसे करोगे आप। 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस, और 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस। तो लगातार 1, 2, 3 तीनों डेट आप याद रखोगे, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय खिलाड़ी सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाला बल्लेबाज बन गया है? सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं विराट कोहली। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इन्होंने विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है सचिन तेंदुलकर का। देखो विराट कोहली ने जो ये हासिल किया है सबसे तेज रन बनाने का खिताब 12,000, ये 251 मैच की 242 पारी में इन्होंने ये रन बनाए हैं। देखो 251 मैच खेले, जिसमें 242 पारी में इन्होंने बैटिंग की, और इसी 242 पारी में इन्होंने 12,000 रन बनाए। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। सचिन तेंदुलकर ने 309 मैच खेले थे, और उस 309 मैचों में 300 पारियां खेली थी, तब जाके 12,000 रन बनाया था सचिन तेंदुलकर ने। यानी सचिन से इन्होंने 49 पारी कम खेली। और सचिन तेंदुलकर ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा था? सचिन तेंदुलकर ने रिकॉर्ड तोड़ा था उस टाइम रिकी पॉन्टिंग का। रिकी पॉन्टिंग ने 323 मैच की 314 पारियों में 12,000 रन बनाए थे। यानी सबसे तेज 12,000 रन बनाने वालों में टॉप 3 में 2 भारतीय हैं। सबसे तेज 12,000 रन बनाया है विराट कोहली ने, जिन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा, और तीसरे स्थान पे है रिकी पॉन्टिंग सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले लिस्ट में। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मीर जफरुल्लाह खान जमाली का 2 दिसंबर 2020 को 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ये हैं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री 2002 से 2004 तक। ये सिर्फ 2 साल भी पूरा नहीं रहे थे। ये 2002 के लास्ट में ये बने थे, और 2004 में ही, मतलब कि 1.5 साल के अराउंड ये प्रधानमंत्री रहे थे पाकिस्तान के, और हाल ही में इनका निधन हो गया 76 वर्ष की आयु में। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा शहर है उसका नाम है कराची। लार्जेस्ट सिटी पाकिस्तान का कराची है, और कैपिटल इस्लामाबाद है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम है इमरान खान, जो कि पाकिस्तान की तरफ से फास्ट बॉलर थे और क्रिकेट खेलने का काम करते थे। इस समय वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने घोषणा की है कि वह लोगों को मुफ्त में कोविड-19 वैक्सीन की 3 करोड़ खुराक प्रदान करेगी? देखो ये घोषणा की है बांग्लादेश की सरकार ने। बांग्लादेश की सरकार ने घोषणा की वो लोगों को 3 करोड़ खुराक मुफ्त में प्रदान करेगी कोविड-19 वैक्सीन की। देखो है क्या, ये कोविड-19 वैक्सीन की खुराक बांग्लादेश गवर्नमेंट सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि पुणे में है, उससे प्राप्त करेगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसने समझौता किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एक कोविड-19 वैक्सीन बना रहा है जिसका नाम है एस्ट्राजेनिका। एस्ट्राजेनिका कोविड-19 वैक्सीन का नाम है, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बनाई जा रही है, और ये अपने लास्ट स्टेप में है, मतलब कि
ट्रायल के लास्ट फेज में चल रहा है और अगर ये ट्रायल सक्सेस हो जाता है तो एस्ट्राजेनिका कोविड-19 की एथेंटिक वैक्सीन हो जाएगी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में जो स्थित है उसका एक समझौता है कि वो इस दक्षिण एशिया के लिए एस्ट्राजेनिका वैक्सीन को बनाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का ये समझौता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ। अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ बांग्लादेश सरकार ने समझौता किया है कि वो 3 करोड़ खुराक खरीदेगी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से, और बांग्लादेश सरकार 3 करोड़ खुराक खरीद के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से ये प्रोवाइड कराया जाएगा फ्री ऑफ कास्ट बांग्लादेश की पब्लिक के लिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बांग्लादेश की जो राजधानी है उसका नाम ढाका है और बांग्लादेश में जो भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है वो बंगाली भाषा है। और आप सभी को पता ही होगा कि पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 26 मार्च 1971 को भारत की मदद से बांग्लादेश खुद अपना अलग देश बना और इस समय जो प्रेजेंट टाइम है वहाँ बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का नाम शेख हसीना है। और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन तो मुस्लिम्स की है, लेकिन जो लैंग्वेज बोली जाती है वो बंगाली लैंग्वेज है, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये ध्यान रखना है कि बांग्लादेश ये जो वैक्सीन खरीदेगा ये खरीदेगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से और इस वैक्सीन का नाम होगा एस्ट्राजेनिका। एस्ट्राजेनिका वैक्सीन बनाया जा रहा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा और ये लास्ट फेज में चल रहा है अपने ट्रायल के। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस योजना के तहत कोविड-19 टीकों के अनुसंधान और विकास के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को 900 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? देखो, मिशन कोविड सुरक्षा के तहत 900 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है DBT को, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक ऑप्शन दिया हुआ है इसमें मिशन इंद्रधनुष, इस पे भी ध्यान देते हैं क्योंकि मिशन इंद्रधनुष से क्वेश्चन आते हैं। मिशन इंद्रधनुष संबंधित है टीकाकरण से। देखो, कोविड-19 का भी टीका लगना है और मिशन कोविड सुरक्षा के तहत कोविड-19 के टीके का विकास भारत के वैज्ञानिकों द्वारा किया जाए, इसलिए 900 करोड़ रुपए अलॉट किया गया है कि आप अपना रिसर्च करो और कोविड-19 के अच्छे से अच्छे टीके को डेवलप करो जो कि हमारा मेड इन इंडिया हो और आपके द्वारा डेवलप किया गया हो, इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा डेवलप किया गया हो। इसके लिए 900 करोड़ रुपये दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को मिशन कोविड सुरक्षा के तहत। और एक मिशन है मिशन इंद्रधनुष जो कि 2014 दिसंबर में जब मोदी गवर्नमेंट फर्स्ट टर्म की गवर्नमेंट में आई थी उस दौरान टीकाकरण के लिए मिशन इंद्रधनुष चलाया गया था और ये बहुत फेमस हुआ था क्योंकि इसमें डिप्थीरिया, बुफिंग कफ, टेटनस, पोलियो और ट्यूबरकुलोसिस, मिलेंजेस, मेनिंजाइटिस, निमोनिया जैसी बीमारियों के लिए टीकाकरण किया जा रहा था और इंटेंसिफाइड टीकाकरण किया जा रहा, पूरे बृहद पैमाने पर टीकाकरण किया जा रहा था। उसका भी हाल ही में दूसरा चरण लॉन्च किया गया। ये मिशन इंद्रधनुष पहला था, जनवरी 2020 में इसका दूसरा चरण लॉन्च किया गया, यानी कि मिशन इंद्रधनुष 2, जिसमें 2 और टीकों को बढ़ाया गया था। इसे आपको याद रखना है, एक तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के टीका को बढ़ाया गया था इंद्रधनुष मिशन 2 में, और साथ ही साथ जापानीज इंसेफेलाइटिस के टीकों को भी बढ़ाया गया है मिशन इंद्रधनुष 2 में। जापानीज इंसेफेलाइटिस सबसे ज़्यादा कहाँ पे फैला है? ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है और हमेशा न्यूज़ में बना रहता है। तो इसलिए एक स्पेसिफिक एरिया के लिए मिशन इंद्रधनुष 2 में जापानीज इंसेफेलाइटिस टीके को ऐड किया गया है। और इस क्वेश्चन का तो आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इसी के साथ मिशन इंद्रधनुष के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि देखो जनवरी में हमारा चैनल लर्निंग बुक था नहीं, तो उस दौरान क्या था कि जब आपका चैनल लर्निंग बुक नहीं था तो उसमें क्या था कि उस टाइम के क्वेश्चन को मैं धीरे धीरे इसी तरीके से कवर कर ले रहा हूँ, तो आप इसे नोट डाउन भी कर लोगे मिशन इंद्रधनुष के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटल को विकसित करने के लिए जिनेवा, स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य और कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान सहयोग के साथ समझौता किया है? पंजाब गवर्नमेंट ने स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटल सेवा को विकसित करने के लिए जिनेवा, स्विट्जरलैंड की अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल सेवा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान सहयोग के साथ समझौता किया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखो, अब एक चीज़ और यहाँ पे देख लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हुई है, तो
आईआईटी रोपर जो कि पंजाब में है, उसने एक वार्ड बॉट बनाया था कोविड-19 पैंडमिक के दौरान ही, जब लॉकडाउन चल रहा था। क्या ये वार्ड बॉट क्या था? देखो, आईआईटी रोपर ये पंजाब में है। यहाँ के जो टीचर्स थे, जो स्टूडेंट थे, उन्होंने मिलकर एक वार्ड बॉट बनाया था। ये रोबोट है और वार्ड बॉट मीन्स कि ये मेडिसिन और फूड की डिलीवरी करता था ले जाके वार्ड में, जो कि कोविड-19 के पेशेंट थे। है क्या, कोविड-19 में जो पेशेंट होता है उससे डॉक्टर्स को दूरी बना के रखनी होती है और आम पब्लिक को दूरी भी बना के रखनी होती है। इसीलिए उनको एक क्वारंटीन किया जाता है, अलग रखा जाता है आम पब्लिक से, जिससे वो ठीक हो जाएं, तो फिर उनको आम पब्लिक के साथ रखा जाता है ताकि कोविड-19 का जो संक्रमण है वो और लोगों तक ना फैले, क्योंकि ये छूने से भी फैल रहा था। अगर कोरोना वायरस व्यक्ति के संपर्क में, मतलब कोरोना वायरस की वजह से कोविड-19 व्यक्ति को है और व्यक्ति का कोई भी बॉडी फ्लूइड व्यक्ति के किसी भी अंग से लगा है, तो वो फैलने का खतरा बना रहता था। इसीलिए हमेशा उनके वार्ड को अलग रखा जाता था जो कि कोविड-19 के पेशेंट होते थे। तो वार्ड बॉट बनाया गया आईआईटी रोपर के द्वारा, जिससे इन पेशेंट्स को ये वार्ड बॉट ले जाके डिलीवरी करते थे मेडिसिन्स एंड फूड की। तो देखो, आईआईटी रोपर ने ये वार्ड बॉट बनाया था। अब वार्ड बॉट भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही इस्तेमाल से बनाया गया था आईआईटी रोपर के द्वारा। अब पंजाब गवर्नमेंट ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए किससे के साथ समझौता किया है? अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य और कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान केंद्र के साथ समझौता किया है, जो कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कुछ और देख लेते हैं कि किस किस सेक्टर के लिए हमारी, देखो ये तो पंजाब गवर्नमेंट की बात हुई, इंडियन गवर्नमेंट ने किस किस सेक्टर के लिए किस किस देश के साथ समझौता किया है। स्पेस सेक्टर के लिए स्पेन के साथ समझौता किया है हमारी भारतीय सरकार ने, और इंडियन गवर्नमेंट ने हेल्थ सेक्टर के लिए कंबोडिया के साथ समझौता किया है। कम्युनिकेशन सेक्टर के लिए जापान के साथ समझौता किया है। बायोडाइवर्सिटी एंड इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए फिनलैंड के साथ समझौता किया है। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए पंजाब ने स्विट्ज़रलैंड के अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य और कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान के साथ सहयोग के लिए समझौता किया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडमिक ऑन द ट्रेड एंड डेवलपमेंट ट्रांजिशनिंग टू अ न्यू नॉर्मल रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? देखो, ये रिपोर्ट का शीर्षक है द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडमिक ऑन द ट्रेड एंड डेवलपमेंट ट्रांजिशनिंग टू अ न्यू नॉर्मल। इसको जारी किया है UNCDAD। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडमिक ऑन द ट्रेड एंड डेवलपमेंट ट्रांजिशनिंग टू द न्यू नॉर्मल रिपोर्ट को जारी किया गया है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के द्वारा, UNCTAD, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसी ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। इस रिपोर्ट में टीके आने के बाद भी इकोनॉमी को वो बूस्टअप नहीं मिलेगा जिसका लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। साथ ही साथ जो न्यू नॉर्मल की तरफ लोग बढ़ रहे हैं उसके बारे में भी इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। रिपोर्ट का नाम है द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडमिक ऑन द ट्रेड एंड डेवलपमेंट ट्रांजिशनिंग टू अ न्यू नॉर्मल। इसमें मैंने बताया कि लोग जैसा एक भरोसा कर रहे हैं कि जब एक बार टीका आ जाएगा तो इकोनॉमी अचानक से बूस्टअप हो जाएगी, लेकिन इस रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कहा जा रहा है कि वो भरोसा लोगों का टूट जाएगा। टीका आने के बाद अचानक से इकोनॉमी अब बूस्टअप नहीं कर पाएगी आगे आने वाले कई सालों तक। और इसी रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि लोग न्यू नॉर्मल की तरफ अपने आप चले जा रहे हैं। न्यू नॉर्मल मीन्स कि लोग धीरे धीरे मास्क पहनने के आदी हो जा रहे हैं, लोग धीरे धीरे हाथ धुलने के भी आदी हो जा रहे हैं, जिससे कि कोविड-19 सिचुएशन कंट्रोल में आ रही है। और रिपोर्ट के अनुसार 2 से 3 वर्ष लगेंगे पूरी तरीके से इकोनॉमी फिर से नॉर्मल होने में पूरे विश्व की। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, UNCTAD। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी में सबसे ज़्यादा खोजे गए शब्दों के अनुसार किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 माना गया? देखो, 2 डिक्शनरियों की बात होती है, एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी और दूसरी कैम्ब्रिज डिक्शनरी। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार वर्ड ऑफ द ईयर 2020 है क्वारंटाइन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वारंटाइन मीन्स ये होता है कि जब किसी पैंडमिक सिचुएशन में, यानी किसी बीमारी से
जो कि संक्रमित होती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक। तो अगर किसी व्यक्ति को अलग रख दिया जाए, कोई व्यक्ति है जो कि संक्रमित है किसी बीमारी से, किसी भी बीमारी से, और उसको अलग रख दिया जाए ताकि उस व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे को संक्रमण ना हो, तो इसे क्वारंटाइन शब्द इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि अभी कोविड-19 में काफ़ी इस्तेमाल किया गया ये शब्द क्वारंटाइन। कोई व्यक्ति है जिसे कोविड-19 का संक्रमण है, उससे दूसरे को ये संक्रमण ना हो, इसलिए उसको क्वारंटाइन किया जाता था, यानी उसको अलग से रखा जाता था और किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में नहीं आने दिया जाता था। इसी को क्वारंटाइन कहते हैं। और कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार पूरे वर्ष 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर है क्वारंटाइन। और बात करते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने कहा कि इस वर्ष काफ़ी ज़्यादा वर्ड हैं जो कि बार बार ढूंढे गए हैं, इसलिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2020 के लिए किसी भी वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर का खिताब नहीं दिया। और ये पहला बार ऐसा है जब से ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा खिताब दिया जाना शुरू किया गया है कि पहली बार ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसी वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर का खिताब नहीं दिया है। लेकिन कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा क्वारंटाइन को वर्ष 2020 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर माना गया है, जबकि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसी भी वर्ड को इस वर्ष वर्ड ऑफ द ईयर मानने से मना कर दिया। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DPIIT डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अनुसार अप्रैल से लेकर सितंबर के दौरान भारत में किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त हुई। FDI मीन्स होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि किस देश ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भारत में किया। तो ये देश है सिंगापुर। सिंगापुर ने अप्रैल से लेकर सितंबर 2020 के दौरान भारत में कुल 62,084 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया सिंगापुर के विभिन्न संस्थाओं द्वारा। और दूसरे स्थान पे इस लिस्ट में है अमेरिका, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका द्वारा 53,266 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया FDI के तहत भारत में। तो पहले स्थान पे सिंगापुर, दूसरे स्थान पर है USA। FDI में क्या होता है कि किसी देश की कोई कंपनी या कोई संस्थान जब हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करती है तो उससे रोज़गार पैदा होता है और फॉरेन करेंसी भी मिलती है, तो इसे FDI बोलते हैं। और FDI अगर ज़्यादा आता है तो ऐसा माना जाता है कि इकोनॉमी को बूस्टअप तेज़ी से मिलेगा। तो वर्ष 2020 के अप्रैल महीने से सितंबर महीने के बीच में सबसे ज़्यादा FDI हमें प्राप्त हुआ सिंगापुर से, और दूसरे स्थान पर हमें जिस देश से सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त हुआ वो है US से। ऐसा कहना है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2020 प्रमुख रिपोर्ट को किसने प्रकाशित किया है। द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इस रिपोर्ट में आने वाले समय में कृषि क्षेत्र में जल चुनौती के बारे में चर्चा की गई है कि आने वाला समय जो होगा उसमें कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा चुनौती अगर करनी पड़ेगी तो जल की करनी पड़ेगी। देखो, सिंचाई के लिए खेतों में जल का उपयोग किया जाता है और पानी से खेत को सिंचाई की जाती है। अभी तो कई सारी आधुनिक विधियां आ गई हैं जिसमें कि कम से कम पानी में सिंचाई की जाए, जिसमें जड़ों पे जाके पानी को गिराते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, सूक्ष्म सिंचाई बोला जाता है। तो इस तरीके की योजनाएं इसी वजह से आ रही हैं कि आगामी समय जो है उसमें ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि सबसे ज़्यादा चुनौती अगर कृषि क्षेत्र को किसी चीज़ से करनी पड़ेगी तो वो सिंचाई के दौरान जल की चुनौती है आगामी समय में। और उसी बात की चर्चा की गई है इस रिपोर्ट में, द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट में, जिसको प्रकाशित किया गया है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा। और खाद्य और कृषि संगठन का जो हेड क्वार्टर है ये रोम और इटली में स्थित है। रोम इटली में शहर है रोम, वहाँ पे स्थित है। और फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ये कार्य करता है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के लिए। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के लिए काम करता है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। इसके तहत काम करता है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर रोम इटली में स्थित है। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि इस वर्ष का जो नोबेल प्राइज़ दिया गया
पीस नोबेल प्राइज़ वो किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया, यानी शांति पुरस्कार इस वर्ष का जो नोबेल का होता है वो किसी व्यक्ति विशेष को ना देके एक संगठन को दिया गया, जिस संगठन का नाम है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है ये यूनाइटेड नेशन की एक ब्रांच है और इसका हेडक्वार्टर भी रोम और इटली में ही स्थित है। रोम इटली का में स्थित वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ये एक संगठन है, इसको ही इस वर्ष का शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वित्तीय संस्था ने फ्यूचर ऑफ द रीजनल कॉरपोरेशन इन एशिया एंड पैसिफिक शीर्षक से एक नई पुस्तक जारी करी है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फ्यूचर ऑफ द रीजनल कॉरपोरेशन इन एशिया एंड पैसिफिक शीर्षक से नई पुस्तक को जारी किया है। इस पुस्तक में एशिया और प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है वहाँ पे कोविड-19 के प्रभाव की वजह से इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ा है उसकी चर्चा की गई है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का है जो हेडक्वार्टर है ये मनीला फिलीपींस में स्थित है। मासात्सुगु अस्कावा इसके प्रेसिडेंट हैं। देखो यहाँ पे और बात कर लेते हैं हम लोग। एक एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना में। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। तो ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना में। और विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।